हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरएम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 24। थोड़ा सा डिले हो गया सेशन को लाने में, बट आपके एग्जामिनेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम प्रीवियस मंथ के सेशन को भी कवर करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि नवंबर के मंथ के अंदर बहुत ही कम नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर है, तो एक छोटा सा सेशन रहेगा ये। पहली न्यूज हम पढ़ेंगे। हम न्यूज को समझते हैं, हम रट्टा नहीं मारते, हम एग्जामिनेशन में रट्टा मार के नहीं जाते। पहले न्यूज आती है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाय एनआर नॉन रेजिडेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसमें इंक्लूड करा गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को। सर कुछ समझ में नहीं आया, बात को समझते हैं थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है खर्चा वगैरह करना। गवर्नमेंट पैसा तो आता है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस वगैरह से, बट उसका एक डिफाइंड टाइम है, कुछ टाइम के बाद वो पैसा मिलेगा, सेट डेट्स है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में लेकर आती है और लोगों से पैसा लेती है। ठीक है ना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए भी करा जाता है कि मार्केट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज लेकर आती है, सबसे पहली बात उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बोलते हैं। अगर कोई कंपनी कोई सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो जनरली वो डिबेंचर या शेयर की फॉर्म में करते हैं। गवर्नमेंट कोई कंपनी की तरह काम नहीं करती ना, गवर्नमेंट कोई बिजनेस रन नहीं कर रही, इसलिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाता शेयर या फिर डिबेंचर जैसा। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मार्केट में आ रही है। अब इसको इशू कौन करवाएगा, तो उसका काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तभी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर बोलते हैं। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेके मार्केट में जाता है, हाँ जी ये सिक्योरिटीज ले लो गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट तो बढ़िया नहीं मिलता क्योंकि सबसे सेफ सिक्योरिटी है। जितनी सेफ सिक्योरिटी, जितना सेफ इन्वेस्टमेंट, उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ जी हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करती, कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनआर नॉन रेजिडेंट के रिस्पेक्ट में लिमिट्स लगा रखी हैं कि देखो अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में तो कुछ कुछ लिमिट है, अलग अलग सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में अलग अलग लिमिट है कि एनआर कितना पैसा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिटेशन आ गई ना कि एनआर ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, बट कुछ सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि हम कुछ सिक्योरिटीज को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर जितना पैसा लगाना लगा दो। तो यहाँ पर एक फुल्ली एक्सेसिबल रूट बनाया गया जिसमें जिस सिक्योरिटी को स्पेसिफाई कर दिया जाता है उसके अंदर एनआर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मुद्दे की बात समझ में आती है कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर जो एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, वो जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आती है अगली बात, ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, तो इसकी बात थोड़ी सी पुरानी है। मुद्दे की बात हम करते हैं कि यहाँ पर कार्बन के एमिशंस बड़े सारे हो रहे हैं इंडिया में, और भी बड़ी सारी कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बड़ी सारी जो कंट्री है वो मिलके इन्होंने डिस्कशन वगैरह करा था। स्पेसिफिकली वो 26 आपकी कॉन्फ्रेंस थी, 26 मीटिंग थी, जिसके अंदर टारगेट्स वगैरह बनाए गए थे कि हमें कार्बन एमिशंस को कम करना है। ठीक है ना, पोल्यूशन वोल्यूशन बहुत हो रहा है, कार्बन बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं, तो इसको कम करने कुछ टारगेट्स बनाए गए थे। अब इसके रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बोला गया आप क्या कहते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स करें, मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट को भी बोला, गवर्नमेंट के अंदर ढेर सारा डिपार्टमेंट है ना, कोई टेक्सटाइल वाली मिनिस्ट्री है, कोई क्या कहते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, ढेर सारा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है अपने डिपार्टमेंट वालों को, अपने लोगों को यार तुम भी जो काम कर रहे हो ना वो ग्रीन वाला काम करो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स करो। अब इसके रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, काम करना है, तो यहाँ पर जो काम करा जा रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट में, जो काम करा जा रहा है एनवायरमेंट के मतलब हित में रह के, तो उसके लिए अगर आप पैसा रेज कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है ना, ढेर सारे प्रिंसिपल्स, आपको प्रिंसिपल्स को मानते हुए पैसा रेज करना। आप लोगों के पास जा रहे हैं, हाँ जी हमें पैसा चाहिए, आप जो पैसा दे रहे हैं वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेगा। मुद्दे की बात हमें समझ में आती है कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लेकर आती है तो उसके अंदर जो एनआर पैसे लगाएंगे उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, उसको हम फुल एक्सेसिबल रूट के अंदर लेकर आ रहे हैं। मजा आ गया जी, सुन के मजा आ गया। क्या लिखा हुआ है, आरबीआई ने डिसाइड करा है टू डेजिग्नेट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो 10 ईयर के टेन्योर के इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर जो है ना आपका फिजिकल 24-25 उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोला जाएगा फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर। आप फुल्ली एक्सेसिबल रूट को भी गूगल करेंगे और देखेंगे कितनी सारी सिक्योरिटीज को वहां पे मेंशन कर रखा है। ठीक है जी, समझ में आती है सर हमें बात? इससे ज्यादा आप मत बताओ कुछ। हमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी समझ में आता है, हम फिर भी पढ़ते हैं। इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसकी एक स्कीम है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी एक स्कीम भी लेकर आया डॉक्यूमेंट। चलो, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आर डेट सिक्योरिटीज। ओहो, मतलब इससे पैसा उधार पे रेस करा जाएगा। इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट with proceeds exclusively allocated to finance refinance project जिसका पॉजिटिव एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है, ठीक है ना, अलाइनिंग विद। अब मेरी बात सुनो, ये कौन डिसाइड करेगा कि हाँ ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसका एक्चुअल में एनवायरमेंट पे पॉजिटिव बेनिफिट है? तो यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड के प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के द्वारा। अगर बात करें तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो होती है ना आपकी, मतलब फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स वगैरह, ऐसे बॉन्ड्स जो फिक्स्ड इनकम आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन है वो ग्रीन बॉन्ड के प्रिंसिपल्स लेकर आया कि ये प्रिंसिपल्स अगर आप मानेंगे तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड, अगर आप सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हैं, अगर ये ग्रीन बॉन्ड के प्रिंसिपल्स को आप मानते हो, सिक्योरिटी को इश्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ग्रीन बॉन्ड्स बोला जाएगा। समझ में आती है बात? चलो, इंटरनेशनल कैपिटल जो मार्केट एसोसिएशन है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर प्रोवाइड करे जाते हैं आपको इंडस्ट्री ड्रिवन स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशन वगैरह, किसके रिस्पेक्ट में? इशुएंस, ट्रेडिंग, सेटलमेंट इन इंटरनेशनल फिक्स्ड इनकम एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है तो फिक्स्ड इनकम देंगे। चलो, फुल्ली एक्सेसिबल रूट की बात करेंगे तो इस केस के अंदर जो एनआर है उनको अलाउ करा जाता है, आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर दो, कोई भी इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके जी, पहली न्यूज यहाँ पे समाप्त होती है। चलो, अगली न्यूज देखते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू ट्रेड रिपोजिटरी। मुद्दे की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम हमारे पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है ना, आप न्यूज भी सुनते रहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इतना हो गया, अभी इतना गिर गया, अभी उतना बढ़ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, क्या ट्रेडिंग वगैरह हो रही है हमें बताओ तो सही। यहाँ पे जो बैंक्स वगैरह है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लाइसेंस देता है। तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है ना उसके बारे में एक रिपोजिटरी होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे जाके अगर हमें देखना हो कि कुछ गलत हुआ है तो कहां पर जाके चेक करें? तो इसीलिए हम एक ट्रेड करने वाली रिपोजिटरी बना रहे हैं, जो भी ट्रेड वगैरह हो रहे हैं वो वहां पे मेंशन करने हैं। अब कितने रुपए तक के ट्रेड मेंशन करना है, कब तक के मेंशन करना है, क्या तरीका रहेगा मेंशन करने का, वही सारी बातें हम पढ़ने के लिए आए। ऑथोराइज डीलर, बात स्टार्ट होती है ऑथोराइज डीलर। यहाँ पे ऑथोराइज डीलर का मतलब है कि जिसको ऑथोराइज करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। क्या डेफिनेशन बताइए सर आपने? आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑल ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग डिफरेंट है और फॉरेन एक्सचेंज के डेरिवेटिव डिफरेंट है। डेरिवेटिव ऑब्वियसली हम फ्यूचर डेट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके फॉरेन एक्सचेंज कितने रुपए का खरीदने या बेचने की बात करी गई है। कोई भी आपने फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव किया है, आई होप आपको डेरिवेटिव का मतलब पता होगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव जो ट्रांजेक्शन होती है वो अंडरलाइन एक सिक्योरिटी से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। अगर आज के टाइम पे डॉलर चल रहा है 80 रुपीज एक्स का जितने का भी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं 1 महीने बाद एक स्पेसिफिक प्राइस पे इसको परचेज करूंगा या फिर सेल करूंगा, वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर बोला गया कि कोई ओवर द काउंटर, मतलब आमने सामने बैठ के बैंक कोई ऐसा फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी भी इन्वॉल्व है, साथ में साथ इंटरेस्ट रेट भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। कोई लोन अगर आपने बाहर से ले रखा है, इंडिया के बाहर से, तो आपको फॉरेन करेंसी भी रीपे करनी है। ऑब्वियसली आपने बाहर से लोन लिया है तो फॉरेन करेंसी में लिया होगा, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले रखे आपने, तो वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि आपको डिस्क्लोज करनी है। ऑथराइज डीलर मतलब जनरली बैंक्स, ठीक है ना, जनरली बैंक्स। तो इनको कहां पे इसको रिपोर्ट करना है? ट्रेड रिपोजिटरी जो बनाता है, जो मतलब मेंटेन करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ठीक है ना।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली जो CCIL है ना, उसको बनाया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज है ना, उसके सेटलमेंट का काम ये करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है कोई नहीं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ढेर सारे काम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज बेची वगैरह जाती है, तो वो ट्रेड पूरा हो सके उसके रिस्पेक्ट में CCIL को बनाया गया, ठीक है ना। ये पैसे वैसे लेगी और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेगी, समझ में आती है बात। अब यहाँ पे CCIL को बोला यार तू ही एक ट्रेड रिपोजिटरी बना दे, ठीक है ना। चलो ओके जी, मजा आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑथराइज डीलर कोई भी OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कर रहा है या फिर फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेरिवेटिव कर रहा है अंडरटेकन बाय देम, ये किसके रिस्पेक्ट में है कि आपने डायरेक्टली करा हो या फिर आपने कोई ओवरसीज एंटिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कैसे भी कर रहे हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करना है ट्रेड रिपोजिटरी पे। कहीं ना कहीं जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, हाँ किस टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, हम जरा देखते नजर रखेंगे हम उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद अब बात को बढ़ाया गया टू एंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा इन ट्रेड रिपोजिटरी। कह रहे हैं इस बात को हम थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो आपको रिपोर्ट करने ही है। आगे की बात है कि अब हम चाहते हैं कि पूरी कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन हो फॉर ऑल फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट। RBI ने डिसाइड करा टू एक्सपैंड, अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट टू इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट, फॉरेन एक्सचेंज का कैश में जो ट्रांजेक्शन है, टॉम में जो ट्रांजेक्शन है, वो सारी फॉरेन एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रांजेक्शन आप ट्रेड कर रहे हैं उसको आपको रिपोर्ट करना है। मुद्दे की बात है, ये फॉरेन एक्सचेंज कैश, टॉम और स्पॉट क्या होता है। देखो कैश के अंदर क्या होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब किसी फॉरेन करेंसी में आप डीलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन डे पे सेटल होगी। आपने INR दिया, फॉर एग्जांपल INR आपने बेचा और $US आपने परचेज कर लिया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज टॉम क्या होता है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्लस 1 डेट, टॉम मतलब टुमारो, तो एक दिन में सेटलमेंट हो जाएगी। वही फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट क्या होता है, तो यहाँ पे T+2 में सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है ना। 2 दिन के अंदर आपके सेटल ट्रांजेक्शन हुई, फिर 2 दिन के अंदर अंदर आप सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे बतानी है, ये ट्रेड रिपोजिटरी में आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, जो भी हमारे ऑथराइज डीलर यानी कि बैंक्स हैं। चलो अब कौन सी ट्रांजेक्शन, सारी की सारी ट्रांजेक्शन बतानी है। अगर हमने $10 का $US का कोई ट्रांजेक्शन करा तो क्या वो भी बतानी है। देखते हैं क्या लिखा गया, ऑथराइज डीलर शैल रिपोर्ट ऑल इंटर बैंक FX कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे रिटेल कस्टमर की बात नहीं चल रही, कोई क्या कहते हैं कंपनी वगैरह से ट्रांजेक्शन की बात नहीं चल रही, ये कह रहे हैं इंटर बैंक FX कॉन्ट्रैक्ट। इंटर बैंक मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से फॉरेन करेंसी खरीद रहा है, बेच रहा है, कह रहा है वो तो बताओ पहले, इसके बाद और हम बताते हैं। ऑथराइज डीलर शैल रिपोर्ट ऑल इंटर बैंक FX कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय देम, उसको आपको ट्रेड रिपोजिटरी CCIL को बताना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 फरवरी से फेब से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर बैंक FX कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर INR इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी के अंदर जरूरी नहीं है कि INR हो, क्या पता आप $US सेल कर रहे हो और यूरो परचेस कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी बात करी जा रही है कि कोई फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट है, इंटर बैंक जो हो रहा है एक्सिस बैंक HDFC बैंक से कर रहा है और उसमें INR इन्वॉल्व है, मतलब एक करेंसी तो INR है, या तो आप INR को परचेस कर रहे हैं या तो आप INR को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। शैल बी रिपोर्टेड इन आवरली बैचेस, ओ हो, हर घंटे की ट्रांजेक्शन देनी है विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ आवर। 1 घंटा खत्म हुआ उसके विद इन 30 मिनट्स आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने इंटरबैंक कौन सी ट्रांजेक्शन करी है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड 60 मिनट्स प्रायर टू द क्लोजर ऑफ CCIL रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। अब कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो CCIL का प्लेटफॉर्म है ना, वो एक टाइम पे क्लोज हो जाता है, 5 बजे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपने 4 से लेके 5 बजे के बीच में ट्रांजेक्शन करी है, तो उसकी रिपोर्टिंग कब तक करनी है, क्योंकि 5 बजे तो प्लेटफॉर्म ही क्लोज हो गया। तो उस केस के अंदर बोलेंगे आप सब्सिक्वेंट डे जो है ना, उसमें 10 बजे से पहले पहले रिपोर्ट कर दो। समझ में आती है बात, ठीक है जी। एक दिन का टेन्योर खत्म हुआ तो अगले दिन आपका 10 बजे से पहले पहले आप ट्रेड रिपोजिटरी में वो इंफॉर्मेशन डाल देंगे, ओके। इसके बाद इंटर बैंक FX कॉन्ट्रैक्ट जिसमें INR इन्वॉल्व नहीं है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रही है, बट INR नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि इसमें हम आपको टाइम देंगे, INR नहीं है ना तो इतना कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो 5 PM तक आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको आपको 5:30 तक बताना है कि आपने आज के दिन में कितने ट्रांजेक्शन करी है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स अगर 5 PM के बाद आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको आपको रिपोर्ट करना है 10 AM ऑफ द फॉलोइंग डे, अगले दिन 10 बजे से पहले पहले आप उसको रिपोर्ट कर देंगे।
अगली बात आती है, ये तो इंटरबैंक थी। अब अगर कोई कंपनी कुछ मतलब डॉलर्स कंपनी को चाहिए, या फिर एक कंपनी डॉलर्स बेच रही है, कंपनी एक्सपोर्टर थी ना, कंपनी ने गुड्स क्या कहते हैं शर्ट वगैरह बनाई और एक्सपोर्ट कर दी अमेरिका में, वहां से डॉलर आ गए, तो क्या उनकी ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग भी होगी? ऑथराइज्ड डीलर शैल रिपोर्ट ऑल फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड विद क्लाइंट्स, आ गए यहाँ पे क्लाइंट्स आ गए जी, कंपनी वगैरह आ गई, टू ट्रेड रिपोजिटरी इन अ फेज्ड मैनर। का आपको धीरे धीरे हम टाइम दे रहे हैं, आपको किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है। सबसे पहली बात, FX contract, foreign exchange contract with the value of equal to or exceeding the threshold limit of 1 million US डॉलर। जहां पर भी लिमिट्स आ रही है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन US डॉलर, उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है, तो वो मई 12 2025 के बाद रिपोर्टिंग होगी। इस दिन से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्सपोर्ट करा और वहां पे 2 मिलियन डॉलर आपको मिल गए हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो जिस बैंक के पास ये पैसा आया, जिसने ट्रांजेक्शन करवाई, उस ऑथराइज डीलर को ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी ट्रेड रिपोजिटरी ऑफ CCIL। बात करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू और एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ $50,000, तो ये वाली आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करनी है विद इफेक्ट फ्रॉम क्या है आपका 10 नवंबर 2025। तो पहले 1 मिलियन वाली बात स्टार्ट होगी, फिर इसकी लिमिट को रिड्यूस कर दिया $50,000 तक। कहाँ पे, कब से करना है आपको? नवंबर 10 से 2025 से, ठीक है ना। तो ये डेट भी आपको याद करनी है, आपको लिमिट्स भी याद करनी है। चलो, $50,000 से नीचे वाली बात अभी नहीं करी गई, तो मतलब $50,000 से नीचे के अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, ठीक है ना। नवंबर 10 के बाद भी कोई बात नहीं करेगी। उसके बाद क्या पता आगे जाके कोई और लिमिट आ जाए $10,000 वगैरह की, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर जो आपको रिपोर्टिंग करनी है ये क्लाइंट्स के रिस्पेक्ट में। अब क्लाइंट वाली ट्रांजेक्शन भी बोला कि ठीक है, इंटरबैंक वाली तो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, क्लाइंट्स वाली छोटी छोटी होंगी, बट ढेर सारे क्लाइंट्स की होंगी। तो यहाँ पे टाइम दिया गया कि जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं FX कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट्स, इसको रिपोर्ट करना है बिफोर 12 नून ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डे। आपने आज के दिन पे जो ट्रांजेक्शन करी वो नेक्स्ट डे के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक रिपोर्ट हो जानी चाहिए। आगे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि मनी चेंजिंग एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई परचेज सेल की बात चल रही है। कह रहे मनी चेंजिंग जो ट्रांजेक्शन है आपकी, जो मनी चेंजर वगैरह करते हैं उसकी बात नहीं चल रही। ओके जी, अगला पॉइंट आता है। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको फैक्ट्स बता दिए कि ये ऑथराइज डीलर क्या होते हैं। तो ऑथराइज डीलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है कि वो फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इनको 3 कैटेगरी के बैंक्स होते हैं और एक फुल फ्लेज मनी चेंजर होता है। तो AD कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड FFMC फुल फ्लेजेड मनी चेंजर। तो आपको मनी चेंजर मिलता है ना, आप जाते हैं ट्रैवल करने के लिए कि हाँ मेरे रुपए ले लो, मेरे को बाले की करेंसी दे दो, या फिर मेरे को US डॉलर्स वगैरह दे दो, तो ये वो काम करते हैं। तो ऑथराइज डीलर 1 क्या करते हैं? तो कह रहे जी कैटेगरी 1, कह रहे इनको हर एक काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड होती है, ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। वो एक करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना। तो ऑथराइज्ड जो डीलर कैटेगरी 2 है, तो ये नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकता है, और ऑल एक्टिविटीज जो FMC जो परमिट करी जाती है। इसके साथ साथ कैटेगरी 3 की बात करेंगे, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो इंसिडेंटल है, जो उनके बिजनेस के रिस्पेक्ट में सिर्फ उसी टाइप की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते फॉरेन करेंसी के अंदर, अपने बिजनेस के इंसिडेंटल, ठीक है ना। कैटेगरी 2 की बात करेंगे, तो ट्रेड वाली ट्रांजेक्शन इनको अलाउ नहीं करी, स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब आपका कोई फॉरेन रेमिटेंस वगैरह रहा उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस कैटेगरी 2 वाले ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो फुल फ्लेजेड मनी चेंजर वाला काम है, जिसमें सिर्फ मनी को चेंज करना है, वो वाला काम भी कर सकते हैं। कैटेगरी 3 ऑथराइज डीलर वाले जो है, ये कह रहे जो ये बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके इंसिडेंट, किसी क्लाइंट के नहीं, अपने बिजनेस के इंसिडेंटल ये फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो, FFMC की बात करेंगे, तो ये परचेज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, सेल कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, कोई भी प्राइवेट या बिजनेस ट्रैवल जो करते हैं अब्रॉड, उसके रिस्पेक्ट में। मजा आ गया जी, मजा आ गया, ये वाली न्यूज भी समझ में आ गई। अगली नोटिफिकेशन लास्ट है इस मंथ की, जो कि है एक फ्रेमवर्क लेकर आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर रिक्लासिफिकेशन की बात करी गई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
मुद्दे की बात है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? देखो, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली आपकी शॉर्ट टर्म की होती है, जनरली स्टॉक मार्केट के थ्रू होती है। पैसा लगाया एफपीआई ने और जब उनको प्रॉफिट दिख रहा है वो बुक करके निकल गए। वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। कह रहे नहीं नहीं, हम तो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, हमने लॉन्ग टर्म का व्यू लेके लगाया, ये वाला पैसा लेके कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो कर सकती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर जनरली कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आता, वो इन्वेस्टर से ही सिक्योरिटीज को परचेज करी जाती है और बाद में दूसरे इन्वेस्टर्स को सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपका सिक्योरिटीज बेच के निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में काफी न्यूज आ रही थी कि एफपीआई पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो कंपनी के हाथ में पैसे का कोई इंपैक्ट नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी थी, अभी अपनी सिक्योरिटीज को सेल करे इन्वेस्टर्स को ही, ठीक है ना। चलो, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में बनते हैं, वो कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करी जाए स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो वहां पे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट का जो फंक्शन है वो रिजर्व से भी रेगुलेट करता है। तो एफपीआई की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डुअल रेगुलेशन है। फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रेगुलेशन लेकर आएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एफपीआई स्टॉक मार्केट में जो लगा रहे हैं तो उनको सेबी के पास जाके भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही यहाँ पर रेगुलेट करता है, और स्पेसिफिक सेक्टर्स की लिमिट होती है कि कितना एफडीआई वगैरह हो सकता है। और भी अगर कोई रेगुलेटरी कंसर्न है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह, अगर उनका भी कहीं ना कहीं पार्ट आता है तो वो भी इस पे कहीं ना कहीं रेगुलेशन लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं काफी पार्टीज इन्वॉल्व है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। अगर हम एफपीआई और एफडीआई की बात करें तो इनमें आपस में फर्क जो है वो हमने पढ़ लिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है और इसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आए हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कहीं ना कहीं इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो रूल्स लेकर आया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, तो यहाँ पे आपके रूल्स लेकर आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बोला हाँ जी आप इसको अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दे रखी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है, वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10%। तो यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई कि एफपीआई अगर आप बोल रहे हैं ना अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो वो 10% से कम ही होगी। और ये 10% भी किस तरीके से निकाला गया? 10% of the post issue paid up capital on fully diluted basis on of a listed Indian company। तो एफपीआई आपका अनलिस्टेड कंपनी में हो ही नहीं सकता, सिर्फ इंडियन लिस्टेड कंपनी की बात ही कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी लगा दी कि एक कंपनी की कैपिटल में आप 10% से ऊपर पैसा नहीं लगा सकते, लेस देन 10% है, 10% भी नहीं लगा सकते, 10% से लेस वैल्यू। अब ये जो कैपिटल की बात करेगी ना फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस, फॉर एग्जांपल आपके आज के दिन पे जो कैपिटल इशूड है कंपनी की वो 100 है, और यहाँ पर क्या कहते हैं जो आपका तो आपका वो है एफपीआई है, उसने 9 रुपए की कैपिटल को होल्ड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आता है। अब अगर यहाँ पे कुछ आगे जाके बात करी गई है कि आगे जाके हम सिक्योरिटीज को इशू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं और बोल रखा है हाँ जी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आपको हम 2 रुपए का शेयर और आपको अलॉट करेंगे, ठीक है ना, या फिर मान लेते हैं आप इनको 5 रुपए का शेयर और अलॉट करेंगे, और जो आगे जाके टोटल इशू आने वाला है वो 10 रुपए का आने वाला है। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड बेसिस पे, मतलब आगे जाके भी कंडीशंस चेक कर रहे हैं कि क्या पता आगे जाके इसका परसेंटेज बढ़ जाए 10 से। तो अगर हम इसकी बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, तो अब जो न्यू कैपिटल होगी वो 100 से 110 हो जाएगी, ठीक है जी। और जो इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग है वो 9 + 5 कितनी हो जाएगी? 14। कहीं ना कहीं इसके 10% से एक्सीड कर गई ना, तो कह रहे फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे आगे जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं तो 10% से ऊपर नहीं हो सकता, 10% से नीचे ही रहेगा, वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो डाइल्यूटेड बेसिस का मतलब है कि आगे जाके अगर कुछ इशू भी आने वाला है तो उसको भी अकाउंट फॉर करके आपकी जो होल्डिंग्स होगी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में वो 10% से लेस होगी, तभी आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। लिमिट लगा दीजिए, ये एफपीआई है, इसके रिस्पेक्ट में फाइलिंग्स वगैरह इस तरह की तरह होंगी।
फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, अच्छा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस लेके जाना इजी है, बेचेंगे सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जाके, स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर डाले, पैसा लेके वापस चले गए। वहीं एफडीआई की बात करें तो वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है पैसे को बाहर निकालने में। अब एफडीआई के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया, इसकी क्या डेफिनेशन है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा लगा रहे हैं कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में पैसा लगाता है तो एफडीआई ही है। इसके साथ साथ 10% या उससे ज्यादा वो इन्वेस्ट कर देता है पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे लिस्टेड इंडियन कंपनी के अंदर, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है एज एफपीआई, आपकी आप क्या कहते हैं लिमिट्स वगैरह क्रॉस हो रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं हम आपको एक प्रोसीजर बता रहे हैं कि आप एफपीआई को कन्वर्ट करा सकते हैं एफडीआई के अंदर। ठीक है ना। चलो ये 10% वाली बात, सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि ब्रीच में है प्रेस्क्राइब लिमिट 10% वाली, उसको कह रहे ऑप्शन है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो डाइवेस्ट कर दो, पैसा निकाल लो, या फिर आप उसको रिक्लासिफाई करेंगे एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दिस रिगार्ड इसी के रिस्पेक्ट में ऑपरेशनल फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आए। फ्रेमवर्क की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ने वाले हैं। जो एफपीआई कंसर्न है वो अप्रूवल्स वगैरह लेगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट वगैरह से। कोई लिमिट तो नहीं लगा रखी, इंश्योरेंस सेक्टर की अलग लिमिट है, हर एक सेक्टर की लिमिट है कि कितना फॉरेन, जो फॉरेन के लोग हैं वो होल्ड कर सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं आप अप्रूवल्स वगैरह ले लो, गवर्नमेंट से ले लो। इन्वेस्टी कंपनी जिसके अंदर पैसा लग रहा है, जिसके अंदर एफडीआई आप कर रहे हैं, उससे अप्रूवल ले लो। इसके साथ एफपीआई क्लियरली बताएगा कि वो रिक्लासिफाई करना चाहता है अपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एज एफडीआई। अब रिक्लासिफिकेशन के अंदर कुछ रिपोर्टिंग्स करवाई जाती है, इसमें कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। वो फॉर्म्स के ऊपर अगर देखो पेपर डिफिकल्ट आता है तो फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एफपीआई की जो लिमिट्स हैं वो ब्रीच हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी, वो उसको नई सिक्योरिटीज इशू कर रही है। इंडियन कंपनी को पता है कि एफपीआई है 10% से कम होल्ड करता है, अब इसको अगर नई सिक्योरिटी इशू करेंगे तो लिमिट ब्रीच हो जाएगी। तो उस केस के अंदर इंडियन कंपनी को एक रिपोर्ट फाइल करनी है। रिपोर्टिंग करनी है किस रिस्पेक्ट में, अगर इंडियन कंपनी है वो नए फ्रेश इशू लेकर आ रही है और वो जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो ब्रीच हो जाएगी, तो उनको फॉर्म एफसीजीपीआर को फाइल करना है। ठीक है ना। यहाँ पर वेयर द इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब लिमिट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रेश इशुएंस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय द इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी और सिक्योरिटी इशू कर रही है तो इंडियन कंपनी बता देगी हाँ जी इसकी लिमिट ब्रीच हो रही है, ये रहा हमारा फॉर्म, हम आपको रिक्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब ये एफपीआई नहीं, लिमिट इसकी ब्रीच हो रही है, अब ये एफडीआई हो जाएगा। ठीक है। वहीं कह रहे कि अगर एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लेस देन 10%, उसने और सिक्योरिटीज परचेज कर ली सेकेंडरी मार्केट में जाके, उसको लग रहा है कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो सेकेंडरी मार्केट में गया और इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बाय के ऑर्डर लगा दिए। तो यहाँ पर एफपीआई को बोल रहे हैं हाँ जी आपने परचेज करा, आपने लिमिट को ब्रीच करा, तो आप एक क्या कहते हैं फॉर्म फाइल करेंगे जो कि फॉर्म है एफसीटीआरएस। इसमें कब फाइल करना होता है, अगर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब लिमिट इज ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय सच एफपीआई इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इसने और सिक्योरिटीज परचेज कर ली। इसके बाद जो ऑथराइज डीलर बैंक है कह रहा है आपको भी एक रिपोर्ट फाइल करनी है जिसके अंदर आप रिक्लासिफिकेशन किस तरीके से दिखाएंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डाइवेस्टमेंट हो चुका है, कि एफपीआई से पैसा निकल गया अब वो एफडीआई में चला गया, तो इनकी रिपोर्टिंग किस फॉर्म में होगी, LECFII रिपोर्टिंग। ठीक है ना। तो डिफिकल्ट पेपर आएगा तो आपको इन फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। बाकी आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे आपसे आगे और भी सेशंस के लिए। आप इस सेशन के ऊपर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ओके टाटा, बाय बाय।